हरियाणा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। एक तरफ चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि महज 3 दिनों में 31 लाख से ज्यादा मतदाताओं तक एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं, तो दूसरी ओर इस प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी इसे फर्जी वोटर्स की पहचान और लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद बता रही है, जबकि कांग्रेस को आशंका है कि कहीं इस प्रक्रिया के दौरान वैध मतदाताओं के वोट न कट जाएं। सवाल यह है कि क्या एसआईआर अभियान मतदाता सूची को साफ करेगा या फिर ये नया राजनीतिक विवाद बनकर उभरेगा। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान ने शुरुआती दिनों में ही गति पकड़ ली है। 15 जून से शुरू हुए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत हरियाणा में अब तक 31,58,000 से ज्यादा मतदाताओं तक एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं। ये कुल मतदाताओं का करीब 15% हिस्सा है। राज्य में कुल 2 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मतदाता है और निर्वाचन विभाग का लक्ष्य 15 जुलाई तक हर पात्र मतदाता तक पहुंचना है। चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया तकनीक पर आधारित और पारदर्शी है। इधर इस अभियान को लेकर बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को मतदाता शुद्धिकरण बताते हुए कहा कि इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। देखिए, लोगों में आकर्षण है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के प्रति लोगों का लगाव है, लोगों का एक विश्वास बना है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर। और इसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। कांग्रेस की किस प्रकार से वो बिना बात के सिर पैर की बात करते हैं, और वो सिर पैर की बात करने के कारण आज क्या स्थिति हुई है। पश्चिम बंगाल के अंदर 48 साल से कांग्रेस नहीं आई और अब भी केवल शायद दो ही विधायक बने हैं। उड़ीसा के अंदर 40 साल से नहीं आई कांग्रेस। तमिलनाडु के अंदर पिछले 57-58 साल से नहीं है। इसी प्रकार से बिहार में 45-40 साल से कांग्रेस नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी 50 साल के आसपास हो गया कांग्रेस सरकार बने। दिल्ली के अंदर तो पिछले 20 साल से ना कोई एमएलए ना कोई एमपी है। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, गुजरात में देख लो आप। सर, शिवसेना और मैं पूरी बात कर लो, एक बार ये पूरी बात कर लेता हूँ। आज गुजरात के अंदर क्या स्थिति है कांग्रेस की। आज पूरे देश के अंदर कहीं कांग्रेस का बड़े प्रदेशों में नाम लेवा बचा नहीं है। ये तो बिना बात के अफवाह फैला के अपने आप को आकर्षण कर रहे हैं, मीडिया की ध्यान खींचना चाहते हैं, जनता का ध्यान खींचना चाहते हैं, परंतु जब देश के हित की बात आती है तो विदेशी ताकतों के हाथ में जाके खेलती है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि पार्टी किसी भी वैध मतदाता का वोट कटने नहीं देगी। राव नरेंद्र ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर प्रक्रिया बंगाल में, बिहार में जो हुई, उसका तजर्बा लाखों वोट चुनाव आयोग से मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने कटवा दी। जायज वोट भी वंचित हो गए डालने से। हम कांग्रेस एक बात चाहती है, क्योंकि कांग्रेस संविधान का सम्मान करती है, लोकतंत्र को बचाना चाहती है। वो कहते हैं जो सही वोट है वो कटने नहीं चाहिए, जो फर्जी वोट है वो जुड़ने नहीं चाहिए। और जो हमारे नौजवान बेटा बेटी 18 साल की हो गए, जो हमारी बच्चियां शादी होकर के आ रही है, उनकी सबके वोट बनने चाहिए। जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो ट्रांसफर या शिफ्टेड हो चुके हैं, उनका वोट कटना चाहिए। कांग्रेस ने कभी गलत काम नहीं किया। हमारे टाइम में एसआईआर हुआ करती थी, आप देखो हमारे टाइम में भी तो ईवीएम थी, कभी किसी का शक हुआ। और अगर हम इनकी तरह गड़बड़ करते तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में नहीं आती। हालांकि हरियाणा में एसआईआर अभियान अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसने सियासी गलियारों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। सवाल यही है कि क्या ये प्रक्रिया मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी बनाएगी या फिर आने वाले दिनों में यही मुद्दा चुनावी राजनीति का नया अखाड़ा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एसआईआर प्रक्रिया की हरियाणा में शुरुआत हो गई है। राजनीति आखिरकार इस पर क्यों हो रही है, और क्योंकि अब शुरुआती दिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं, 5 दिन हो चुके हैं, ऐसे में जमीनी स्तर पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सर।
बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिल्ला जी जुड़ गए हैं। राजबीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर तंवर जी जुड़ गए हैं। सुखबीर जी, आपका भी बहुत स्वागत करती हूं। इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी जुड़ गए हैं। रजत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत राजबीर जी आपके साथ करूंगी। एसआईआर की प्रक्रिया को आप लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष अब भी इस पर सवाल उठा रहा है। 5 दिन बीत चुके हैं, चुनाव आयोग के आंकड़े भी अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है सर? राजबीर जी। मुस्कान जी, एफआईआर की संवैधानिक प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन ने शुरू की है, वो पहले से भी होती आई है, 2002 में भी हुई थी, उसके बाद अब हो रही है। तो हरियाणा में 2 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मतदाता है और इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि 18% में त्रुटियां है, नाम की है, गांव की है, वार्ड की है, अन्य त्रुटियां है। तो ये एफआईआर है कि जैसे इंटेंसिव रिविजन है भाई मतदाता सूची का शुद्धिकरण, इसमें कि जो योग्य है वो रहे और जो अयोग्य है वो कटे, और कटने की भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। और आपने डाटा दिया अभी जो इंट्रो में बोला कि 31 लाख जो वोटर्स हैं उनके फॉर्म पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 1 महीने का जो समय है, इसमें धीरे धीरे हम लोग हर वोटर तक पहुंच जाएंगे। और इसमें जो इलीगल वोटर होंगे, जो 2 जगह होगी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या अन्य जो कारणों से जो अवैध वोट है तो वो कटेंगे, और जो जायज वोट है वो जुट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष का जो भ्रम फैलाने की जो स्थिति है, तो विपक्ष का ये काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जो बूथ अध्यक्ष रखे हैं, जो हमने अपने जो कार्यकर्ताओं को लगाया हुआ है, वो सभी काम कर रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन ये रहेगा कि भाई अब कांग्रेस ने भी अपनी मीटिंगें ली है एफआईआर को लेकर, तो जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। और अगर वोटिंग शुद्ध होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने आप अगर इसको आगे नहीं जाके या तो भ्रम फैला रहे तो अपने बूथ को आप मजबूत रहिए, ये लोग संपर्क कर रहे हैं, से संपर्क कीजिए आप लोग, इसने मना किया है। तो लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी था। और कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट की स्थिति है, अभी हमारे नेताओं ने भी तो बोला था वोटर एनसीआर में जो वोटर बढ़ रहे हैं तो उनको चुनौती है, वो उनको भी मैचिंग करनी है। प्रक्रिया सभी हिस्सा बड़े मतलब सिर्फ पार्टी से निवेदन करता हूँ, जो उनके कार्यकर्ता वो काम में लगे और अपना ड्यूटी को अच्छे से निभाएं। ठीक है सुखबीर जी, आपको आपत्ति क्या है? एसआईआर की प्रक्रिया बीजेपी कह रही है कि लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है। ये लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया आखिर कांग्रेस को रास क्यों नहीं आ रही है? बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सिर पैर की बातें करती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखें आज। मुस्कान जी, आपको, आपके चैनल के दर्शकों को, पैनल को उपस्थित साथियों को सादर शुभ संध्या। सर्वप्रथम निरंतर अथक मेहनत और संघर्ष के प्रतीक, लोकतंत्र और संविधान के प्रति समर्पित, जन जन की आवाज और युवाओं के प्रेरणा स्रोत जननायक राहुल गांधी जी को जन्म दिवस के अवसर पर अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है राष्ट्र की एकमात्र लोकतांत्रिक उम्मीद और जनता के सुदृढ़ पैरोकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी विगत 12 वर्षों से ज्यादा की बेकायदगी और विफलताओं के प्रति अपना अनवरत संघर्ष जारी रखते हुए हमारे महापुरुषों के देखे गए राष्ट्र के सपने को साकार करेंगे और राष्ट्र निर्माण करेंगे। और अब आपके सवाल पर मुस्कान जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अतीत में भी और आज भी और भविष्य के लिए भी स्पष्ट मत है, मतदाता सूची पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। एक भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से कटना नहीं चाहिए और एक भी अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़ना नहीं चाहिए। और इस विषय की पैरोकारी करने के लिए प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश स्तर के नेता, जिला स्तर के नेता, ब्लॉक स्तर के नेता, सभी नेता बेहद मुस्तैद हैं, चौकस हैं। निरंतर हर जिले में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और दूसरे सभी सम्मानित नेतागण जिस प्रकार से बैठक लेकर
सभी को जागरूक भी करने का प्रयास कर रहे हैं और निसंदेह हम इस पे पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण सवाल ये है जी। क्या मतदाताओं को सूचना दी गई है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, अगर कोई बाहर है मतदाता और यहाँ का मतदाता है, उसको सूचना देने का चुनाव आयोग के पास क्या जरिया है? नंबर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा सूचना का क्या तंत्र विकसित किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा कि जो मतदाता स्थानीय स्तर पे अगर नहीं मिलते हैं तो उनका अधिकार नहीं कटना चाहिए, इस बात की गारंटी कौन करेगा? और क्या बीएलओ, सभी प्रदेश के बीएलओ का विषय है, क्या राजनीतिक दलों द्वारा जो BLA 1 और BLA 2 निर्धारित किए गए हैं, क्या उनका सहयोग उनको मिल रहा है, क्या उनका वो सहयोग ले रहे हैं? इसके अलावा जो सवाल आपका कि आखिर क्यों संशय है एसआईआर की जो विषय चल रहा है, पहले अनेक विषयों में अनेक राज्यों में जिस प्रकार से मुस्कान जी विषय चला, देखिए पश्चिम बंगाल और बिहार के संदर्भ में एक लोकोक्ति चरितार्थ होती है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल का जो निकृष्टतम एक उदाहरण रहा, जिस तरह से 33 लाख वोट अंतिम स्तर पर काट दिए गए और माननीय उच्चतम न्यायालय जो संविधान का संरक्षक है वो भी संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा और भारत के 33 लाख मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया गया, ये कह के कि अगली बार वोट दे देना। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति इस राष्ट्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए नहीं हो सकती। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र और संविधान की हत्या का सीधा सीधा एक सुनियोजित प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पंगु बनाए गए चुनाव आयोग और उसमें जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की विफलता रही, निश्चित तौर पर आज अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। रजत जी, आपकी क्या राय है, क्योंकि अब BLAs तैनात किए हैं, राजनीतिक दलों के एजेंट भी अब जमीन पर पहुंच रहे होंगे, 5 दिन बीत चुके हैं इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई और काफी पहले से मुस्तैदी हमको दिखाई दे रही है। हालांकि इनेलो के उतने एजेंट्स नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सक्रियता उनकी ज्यादा होगी। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? नहीं है, प्रत्येक बूथ पे कम से कम 2 या 3 BLA 1 BLA 2 की नियुक्ति निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने की है। और जहां तक देखिए एक SIR की प्रक्रिया है, इसका तो हम स्वागत भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि हम कोई SIR प्रक्रिया, ये तो स्वाभाविक सी बात है। जीवन मरण और नए वोटर्स जो ऐड होते हैं वो तो होंगे, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो उसमें से डिलीट होंगे, लेकिन अगर ये सही ढंग से हो तो ठीक है। लेकिन जो पीछे SIR की प्रक्रिया को लेकर जो देश में सवाल उठे हैं, वैसी चीजें हरियाणा के अंदर ना दोहराई जाएं, इसकी हम आशा करते हैं और इलेक्शन कमीशन से एक निष्पक्ष होकर काम करने की उम्मीद भी करते हैं। सही वोट कटे ना, गलत वोट किसी का रहे ना। और जो पीछे घुसपैठियों का भी बड़ी बारी जिक्र हुआ, हमने ये भी सुना कि भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष अधिकारों की बात कर रही थी, मूल रूप से देशवासियों की बात कर रही थी। तो शुरुआत में तो मैं यही कहूँगा कि जो हरियाणा के मूल रूप से हरियाणा के वासी हैं जी, और जो युवा हैं, उनके अधिकारों के ऊपर जो अन्य प्रदेशों के बच्चों को आप नौकरी में घुसपैठ कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप उसके ऊपर रोक लगाने का काम करें। दूसरी बात, इसके अंदर एक बड़ी जो SIR को लेकर और जो पीछे 33 के आसपास जो BLOs रहे हैं,
उनकी मौत हो चुकी है इस SIR की प्रक्रिया के अंदर, चाहे वो सुसाइड की वजह से हो, चाहे बड़ा एक्सट्रीम स्ट्रेस और प्रेशर उनके ऊपर रहा हो। उदाहरणों से शुरू करते हैं। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, तथ्यों को इसके ऊपर थोड़ी सी प्रकाश डालते हैं। क्योंकि इसके अंदर हमने ये भी सुना था कि भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे कि हम डिलीट करवाएंगे। मुझे लगा ये सरकारी प्रक्रिया है और सरकारी प्रक्रिया के अंदर कोई ज्यादा दखल भाजपा का ना हो, इसकी हम उम्मीद कर रहे थे जी। और फिर वो ये भी कह रही थी कि जिनकी डेथ हो चुकी है, तो इन्होंने डेथ वाला एक उदाहरण देता हूँ आपको। गुजरात के बीजेपी के वर्कर्स हैं जिन्होंने गलत तरीके से मृत घोषित किया। ये जमालपुर असेंबली है और सूरत के और अहमदाबाद में भी ऐसे आए जहां मिसयूज हुआ। किसका हुआ वो उसके ऊपर बात करते हैं, फॉर्म 7 का। अब सबसे ज्यादा जो हमें चिंता का विषय है इसके अंदर, वो फॉर्म 7 का भाजपा के लोगों के द्वारा जो मिसयूज की जो सबसे ज्यादा खबरें आई हैं। और इसके अंदर शुरुआत करेंगे अलवर से। अलवर की बात में पहले जयपुर से करते हैं। हवा महल यहाँ पर इतना प्रेशर डाला गया उनके ऊपर, BLO के ऊपर, कि 40% बूथ के जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको काटने का उनके ऊपर दबाव बनाया गया। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिहार में, ढाका करके, वहां 80,000 मुस्लिम वोटर्स की रिटर्न सबमिशंस दिए। इसमें फिर भूमिका ERO की भी आती है, इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और CEO की भी, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है। इन्होंने, जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है उसकी ये कंप्लेंट्स दी फॉर्म 7 के तहत। एक जगह भाजपा के MLA ने 420 वोट काटने को कहा। फिर केरल में भी ऐसा हुआ। मेरठ के अंदर, अमीनाबाद बड़ा गांव के अंदर, वहां भी सबमिशन दी गई रूल 7 के तहत। वहां भी 200 वोट्स काटने का बात आई, नाम काटने की। उसके बाद ऐसे ही मध्य प्रदेश में आई, इंदौर के अंदर, वहां भी इस फॉर्म 7 के ऑब्जेक्शंस। और देखिए, ये आपको पहले इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि पहले क्या लॉ था। पहले इलेक्शन कमीशन का ये कानून था 2022 से पहले कि जो हमारे सेम बूथ का है, हमारे गांव का एक ही बूथ है, कोई व्यक्ति वहां ऑब्जेक्शंस दे सकता था कि इस बूथ के अंदर यहाँ पर ये वोट जो है वो गलत बनी हुई है। वोटें मतलब ये तो ज्यादा सैकड़ों वोटों की बात करते हैं भाजपा वाले। तो अब 2022 से क्या हो गया है कि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लाखों वोट है और वो कोई भी किसी भी कोने में बैठकर कोई भी व्यक्ति जो है वो फॉर्म 7 की जो है वो ऑब्जेक्शंस जो है फाइल कर सकता है। और बिहार में भी, अभी वेस्ट बंगाल में आया था ये बसीरत नॉर्थ असेंबली के अंदर। और देखिए, वहां तो बहुत 91 लाख वोटों का वो था, 33 लाख वोटर तो वैलिड थे जिनको वोट नहीं डालने दिया गया। तो अब चिंता का विषय ये है कि कम से कम भाजपा के हाथ में, या किसी के भी हाथ में, मैं कहता हूँ, मैं अकेला भाजपा की बात नहीं करता, ये सत्ता पक्ष में बैठे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और ये सारे की सारी जो खबरें हैं ये बिल्कुल तथ्यों पे आधारित हैं। कोई भी इनको न्यूज की आर्काइव में जाके न्यूज को में से निकाल सकता है। तो ये ऐसी कोई चीज हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में ना दोहराई जाए और इसका मिसयूज ना हो किसी भी पार्टी द्वारा। सरकार अपनी सेटिस्फैक्शन इलेक्शन कमीशन अपने बलबूते पे करे। पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप कोई ऐसा हथियार दें जो आपको जिसका मिसयूज हो सकता है, वो किसी के भी हाथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप अपनी संतुष्टि खुद करें, अपने डॉक्यूमेंट्स की करें, आधार कार्ड की करें, या कहीं किसी भी बेसिस पे करें। तो अब नई वोट बनने के अंदर कोई व्यक्ति अगर फिजिकली प्रेजेंट है और नई वोट बनने की जो प्रक्रिया है उसको भी एक सुगम, सुचारू और आसान तरीके से वो काम बने। देखिए, कोई व्यक्ति अगर मृत है या कोई एड्रेस पे रह नहीं रहा तो उसकी फिजिकल प्रेजेंस की पुष्टि ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस पे आ जाएगी कि कोई फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। लेकिन कोई अगर फिजिकली प्रेजेंट एक एड्रेस के ऊपर है और फिर उसको उलझाया जाए, ये आपके पास नहीं है, ये आपके पास नहीं है, तो कम से कम वोट के लिए आप उसको रखिए कि ये व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट है और उसको उसकी सेटिस्फैक्शन कभी भी उसको टाइम दिया जाए कि हम
इसके कोई देखिए कोई मैरिज होके आता है गांव के अंदर, ऐसा नहीं है कि अगर किसी को विदेश जाना है या कोई और इशू है तो शहरों के अंदर मैरिज को रजिस्टर कराने का एक ज्यादा चलन है, या किसी को विदेश जाना है तो। लेकिन बहुत से ग्रामीण के अंदर उनको जैसे पुराने रीति रिवाजों से शादियां होती आई हैं, तो वहां पे ये मैरिज रजिस्ट्रेशन वाला कंसेप्ट ही नहीं है। तो अगर अभी मैं सुन रहा था बेदी जी को, बेदी जी ने अभी कोई 2-3 बातें और कही, तो कम से कम वो भी जानते हैं ये, क्योंकि ये अगर कोई पंचायती आदमी है, कोई एमएलए का चुनाव लड़ता है, तो वो सारा उसको भूगोल की, हमारे गांव के क्या रीति रिवाज है, उसकी सारी जानकारी होती है। लेकिन एक बात के ऊपर मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि चलो उन्होंने जो एक डेटा दिया वो डेटा सच है, बहुत से दशकों तक कांग्रेस की सरकार बहुत से राज्यों में नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात की कि मोदी जी के प्रति युवाओं का बहुत आकर्षण है। तो क्या मोदी जी हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं? क्या फौज की भर्ती, क्या रेलवे की भर्ती आसान कर रहे हैं? क्या अग्निवीर जैसी योजनाएं आप नहीं लेके आए? क्या आपका कम से कम आप प्रदेश की नौकरियां तो अपने प्रदेश के बच्चों को दे, या पूरे देश के अंदर जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का हो रहा है जी, कंक्लूड कीजिए रजत जी। अच्छा, जैसे देश के अंदर बच्चे अब आत्महत्या हो रही है, नशे के ऊपर जा रहे हैं, जमीन बेच के विदेश जा रहे हैं, या जिस हिसाब से उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, तो युवाओं के अंदर एक निराशा आज भी बच्चों के अंदर बनी हुई है। कम से कम उनकी भविष्य को लेकर, कम से कम उनकी जॉब्स को लेकर, कम से कम बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, तो कम से कम ये मुझे उनका बयान थोड़ा ठीक नहीं लगा। बाकी हाँ, उन्होंने जो कांग्रेस के लिए आंकड़े दिए हैं प्रदेशों के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, केरल में, तो मुझे लगता है कि भाजपा का कभी खाता ही शायद ना खुला हो। तो ये तो चलता रहता है, ये तो वो है। लेकिन हाँ, कई बार रीजनल पार्टीज हैं वो स्ट्रांग है। अगर ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का कोई वो, अगर वो कांग्रेस की बात कर रहे थे तो, या केरल के अंदर, तो ये सारी की सारी तो स्थिति है। लेकिन आज युवा परेशान है, निराश है, हताश है, ये उनकी आकर्षण वाली बात जो है, ठीक है, वो फिट नहीं बैठती। जी राजेंद्र जी, क्योंकि एसआईआर पर हम बात कर रहे हैं और चुनाव आयोग के अगर आंकड़े देखते हैं, चुनाव आयोग की तरफ से ही कहा गया है कि 18% त्रुटियां हैं, यानी कि ठीक करने की जरूरत है, कुछ नाम हटेंगे, कुछ नाम ऐड किए जाएंगे। ऐसे में जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, राजनीतिक नफा नुकसान के तौर पर इस प्रक्रिया को इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक नफा नुकसान तो चलिए होता ही है, लेकिन जो जेन्युइन है उनका नाम रहना चाहिए, जो नॉन जेन्युइन है उनका नाम हटता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस प्रक्रिया में अगर किसी का नफा नुकसान होता है तो होता है, लेकिन शुद्ध होना चाहिए ना। चुनाव प्रक्रिया जो है उसमें जो है प्योरिटी होनी चाहिए, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होना चाहिए कि अपात्र भी वोट कर रहा है और इंटेंशनली अपात्रों को उसमें सूची में बनाए रखा गया है, वो किसी की तरफ से भी ये तरीका अपनाया जा सकता है। लेकिन अभी जो एक नई बात आई है हरियाणा में, वो हरियाणा के निर्वाचन अधिकारी ने एक बयान जारी किया है, जो कुछ खबरों में भी है, वो कि ये जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी उससे पहले जो एब्सेंट है, जिनकी डेथ हो गई या किसी कारणवश जो उनका नाम शामिल नहीं हो पाया, इस तरह के जो उनके मतदाताओं की सूचियां बना के और राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो छानबीन करके ये फैसला कर सके कि इनके नाम जो है, इनकी अगर एब्सेंस है तो किस कारण से है, और उनकी बहाली करवा सके, वो प्रयास करके उनको कॉल कर सकें, उनको बुला सकें, उनके नाम जो है जुड़वा सकें। ऐसे ही जिसकी डेथ हो गई है तो उसका भी जो है कंफर्मेशन ले कि वास्तव में उसकी डेथ हुई है नहीं हुई। दूसरे जो है कुछ और भी दूसरे कारणों से जो भी जो है सूची से बाहर होते हैं या डुप्लीकेशन है, तो वो सारी जो है उसकी सूची जो है वो मतलब राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाए। वो ड्राफ्ट सूची जो जारी होती है उससे पहले सब तो उसमें करेक्शन कुछ करवा सकते हैं, राजनीतिक दल अपनी आपत्तियां भी पेश कर सकते हैं, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ उसको मुद्दे को उठा सकते हैं वो। तो देखते हैं कि ये वास्तव में अमल में आता कि नहीं आता। बयान तो जारी हो गया, अगर ये होता है तो काफी कुछ कंट्रोल करने में मदद मिलेगी विपक्ष को। वो देख सकेंगे कि किसका नाम हटाया जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है, क्या कारण है, और वो उस वक्त छानबीन करके उसको रीस्टेट करने की प्रक्रिया भी अपना सकते हैं। बाकी तो काम तेजी से चल रहा है। अभी बताया कि एन्यूमरेशन जो फॉर्म बांटने का काम है
वो 55% हो गया हरियाणा में। जी। तो ये है काफी तेजी से काम चल रहा है। 55% काफी है। अभी तो 15 जून से स्टार्ट हुआ है और आज जो है 4 दिन ही हुए, 5 दिन, तो काफी तेजी से काम चल रहा है। तो राजनीतिक दलों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इनकी नियत तो बिहार और बंगाल में देखी जा चुकी है। वहाँ जिस तरह से मनमानी हुई है तो वैसा नहीं होना चाहिए। और हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि हरियाणा में कुछ है, तो कुछ दिखाई दे रहा है कि हरियाणा में कुछ नॉर्मल है ये, कि इस तरह इतना आक्रामक नहीं है कि मनमानी कर ली जाए, जिसका चाहे उसका हटा दिया जाए, जिसको चाहे जोड़ लिया जाए। तो मुझे लगता है कि इस पर जो है विपक्ष की सतर्कता ही काम आएगी। वो नियंत्रित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहे और वो जो सूचियां उपलब्ध कराई जाए, जो जिसकी डेथ की और एब्सेंट की और दूसरे कारणों की, डुप्लीकेशन की, उन पर मुस्तैदी से काम किया जाए। एक एक मतदाता का देखा जाए कि वास्तव में उसका बैकग्राउंड क्या है, किस कारण से उसको मृत बताया गया है या उसको एब्सेंट बताया गया है या डुप्लीकेशन में लिया गया है, वो क्यों लिया गया है। और बाकायदा अगर वो जेन्युइन है तो उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो विपक्ष की बहुत सक्रियता और उसकी भागीदारी पर निर्भर करता है कि पारदर्शिता वो ठीक है। लेकिन हाँ, ये है कि इन्होंने मतदाता सूचियां निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराई, वो ठीक नहीं है। चुनाव प्रक्रिया को तो हमेशा पूरी तरह से व्यवसायिकता से मुक्त रखना चाहिए। वो सारी जो है चुनाव ही है जो देश का भाग्य तय करता है और जो है लोकतंत्र को जीवंत रखता है। अब अगर चुनाव में भी आप जो है पैसे की शर्त लगा दें कि इतने पेज होंगे और इसकी ये फोटोकॉपी होगी और ये इतना चार्ज देना पड़ेगा, मैं तो कहता हूँ कि निःशुल्क देना चाहिए इसको। इतनी धन की बर्बादी होती है चुनाव पर, तो थोड़ा और से इसमें क्या दिक्कत है। तो पूरा तो टैक्स पेयर का ही पैसा है। कोई चुनाव आयोग कहीं से कोई अपनी फैक्ट्री नहीं चला रहा है। ये टैक्स पेयर का पैसा है, ना कोई सरकार फैक्ट्री चलाती है। सिर्फ सरकार के जिम्मे मैनेजमेंट होता है। पैसा तो जनता ही देती है, आम जनता देती है, उसकी जेब से पैसा जाता है और उसी को आप कहते रहते हो कि बड़ा एहसान हो गया, हमने इतने करोड़ दे दिए, तुमने दे दिए। अरे तुमने दिए क्या, तुम मैनेजमेंट है तुम्हारे पास। गांधी जी कहा करते थे कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू होना चाहिए कि सरकार सिर्फ ट्रस्टी है, वो कोई अर्नर नहीं है, कोई वो पैसा पैसे का उत्पादन करने वाली नहीं है। वो सिर्फ मैनेजर है, मैनेजमेंट है। तो उसको उसी नजर से देखना चाहिए। अगर आप जनता के लिए ही तो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो जनता का दिया हुआ ही है, तो उसमें दिक्कत क्या है। आप देखिए कुछ और चीजों पर तो आप ज्यादा खर्च करते हैं जी, उसकी बजाय कि उनमें कटौती करके मतदाता सूची क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रही है, सवाल बार बार उठ रहा है। राजवीर जी, ये आपने मांग की है क्या चुनाव आयोग के समक्ष की मतदाता सूची बीएलए को उपलब्ध कराई जाए? क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप भी मांग रखेंगे तो हो सकता है कि मांग पूरी कर ली जाए और मतदाता सूची उपलब्ध हो जाए, क्योंकि आपके जो एजेंट्स हैं उनके लिए भी आसानी होगी मैच करने में कि पहले का डाटा क्या था, कौन से नाम हटाए उसमें से जा रहे हैं, कौन से ऐड किए जा रहे हैं। इसमें आपत्ति क्या है? अगर उपलब्ध करवाई भी जा रही है, उसका खर्चा कितना आ रहा है? हजारों रुपए का खर्चा आ रहा है। हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। राजवीर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? राजवीर जी, आपको राजवीर जी, सवाल मतदाता सूची को लेकर है। आपने सवाल सुना क्या मेरा? सुन लिया सवाल आपका। जी बोलिए। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कुछ एजेंट को संगठन में सूचियां उपलब्ध करवा दी है और उन सूचियों के आधार पर शुद्धिकरण के लिए कार्य किया गया है। यही बात विपक्ष की, तो विपक्ष अपना देखे, विपक्ष अपना देखे। हमें क्या मतलब है, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके आधार पर सब हम सब काम कर रहे हैं। और यही बात में जाती है, आज एफआईआर पे डिबेट है, ये भाई पूरा टाइम उन्होंने इधर की बातें करते गवा दिया, क्योंकि एफआईआर पर ये लोग काम करना नहीं पाते। निर्वाचन के पास बहुत नहीं है, क्योंकि आपने शुरू में बोला था आपके पास एजेंट नहीं होंगे, तो फिर यहाँ जीत जाएगा क्या मतलब है? इसलिए तो यहाँ से समय मतलब ये व्यतीत कर रहे हैं डिबेट में बैठ के, कहीं कभी कोई बात उठा रहे, कभी कोई बात उठा रहे। एफआईआर एक से अधिक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग करता है और आगे भी करेगा। यही बात है शुद्धिकरण की। तो ये जो वोटर जो लिस्ट दी गई है, ये अपने जानकारी ले रहे हैं, तो ये उनका काम है, वो तो जांच करेंगे, बीएसएफ के संपर्क में रहेंगे। जब एक चुनाव आयोग ने तय किया है, एक बीएलए 3 बार इसके वोटर से संपर्क करेगा 1 महीने के अंदर। अभी सूचियां दी, अभी फॉर्म दिए जा रहे हैं, भरा जाएगा
उसके बाद फिर शुद्धिकरण होगा। जब भी कोई वोट करेगा, मान लीजिए किसी बूथ पर 1200 वोट अगर 50 वोट कट गए हैं, उन वोटों की सूची पंचायत घर में या वार्ड में या सचिवालय में लगाई जाएगी। उसमें अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करवाएगा। ठीक है ना। बिहार में क्या हुआ था, 65 लाख वोट कटे थे, उसके बाद कहीं से भी कोई आपत्ति नहीं आई, लेकिन जो बार बार चलता रहा तो उसमें 3,60,000 वोट और कटे, तो टोटल 68 लाख वोट कटे, जिस पर कोई आपत्ति नहीं आई, क्योंकि बहुत से लोग 10 से बाहर है, उनके वोट गाँव में पड़े रहे, 20-30 साल से, कोई 10 साल की है, कोई 15 साल की है। विपक्ष ने तो बहुत जोर शोर से मुद्दा उठाया था राजवीर जी, क्या ये ऑफिशियल आपत्ति विपक्ष ने नहीं की? सुखबीर जी, आपने आपत्ति नहीं की थी बिहार बंगाल में? मैं आपको बिल्कुल वेरीफाइड बता रहा हूँ, विपक्ष ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। अच्छा, मैं जवाब ले लेती हूँ, एक लाइन में जवाब दे लीजिए तंवर जी। विपक्ष है, ये सिर्फ घबरा रहा है, इन्हें शुद्धिकरण से दिक्कत है, इन्हें लोकतंत्र से दिक्कत है। सुखबीर जी, मीडिया में सिर्फ आपत्ति दर्ज करवाती है कांग्रेस पार्टी, ऑफिशियल कोई आपत्ति आपने नहीं रखी? देखिए मुस्कान जी, मैंने बहुत संजीदगी से बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय भी पश्चिम बंगाल के 33 लाख मतदाताओं के मताधिकार को संरक्षित और सुरक्षित नहीं कर पाया। अब हमारे अजीज साथी को किस दुनिया की बात कर रहे हैं, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। इसके अलावा आज मुस्कान जी बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज ज्वलंत विषय इस एसआईआर के बारे में अनेक हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। जिस प्रकार से एसआईआर शुरू हुआ और पहले दिन से ही जिस तरह से जो 2003 की मतदाता सूची और 2026 की मतदाता सूची BLA 1 और BLA 2 को उपलब्ध नहीं करवा पाया चुनाव आयोग। अगर BLA 1 और 2 के पास 2003 की और 2026 की मतदाता सूची नहीं होगी तो फिर वो उनका कंपैरिजन कैसे करेगा, बहुत गंभीर सवाल है। इस विषय पे जादौन साहब भी बात कर चुके हैं, मैं कई बार ये विषय उठा चुका हूं, लेकिन ना चुनाव आयोग, और हालांकि भी वो संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, इसका निराकरण तो चुनाव आयोग को ही करना चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्र में और प्रदेश में सत्ता में है, तो सवाल इनसे भी बनता आखिर किस प्रकार के लोकतंत्र की परिकल्पना ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण विषय ये भी है जी। जब चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और उनकी भूमिका और आचरण ही संदिग्ध है, फिर हम न्याय और निष्पक्षता की उम्मीद किससे करें? लेकिन ये पॉसिबल कहाँ पर है सुखबीर जी, आप बताइए। जो पूरी स्टेजेस हैं, पूरी प्रोसेस है, उसमें आपके BLA भी रहेंगे, आपके एजेंट्स तो साथ में BLO के साथ जाएंगे जब एनिमरेशन फॉर्म बांटे जा रहे हैं या फिर जब कलेक्ट किए जाएंगे, कहाँ पर धांधली हो जाएगी? बताइए। सुनिए, मैंने अपने पहले वक्तव्यों में ये बात विशेष तौर पे उठाई थी। क्या जो सरकार के द्वारा नहीं, चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त BLOs हैं, क्या वो BLA 1 और 2 की कोई मदद ले रहे हैं? क्या उनको सहयोग मिल रहा है? निश्चित तौर पे इस प्रकार का जो जहां तक मेरी जानकारी है, BLO अभी सिर्फ और सिर्फ फार्म बांटने का उनका काम चल रहा है। अच्छा। और इसके बाद कोई भी BLA 1 या BLA 2 जब तक दोनों सूची उनके पास नहीं होगी, इसमें कोई कंपैरिजन किसी भी स्तर पे संभव नहीं है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण विषय ये भी है, लगभग रोज डिबेट में जब भी इस मुद्दे पे बात आती है, घुसपैठिया का बड़ा जिक्र होता है। आपके सामने कितनी बारी हो गया, आज तक एक बारी भी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्रालय या प्रवक्ता के द्वारा, किसी नेता के द्वारा ये नहीं बताया गया कि करीब 12 वर्ष में, हम राष्ट्र की बात छोड़ देते हैं, हरियाणा प्रदेश के स्तर पे कितने घुसपैठिए चिन्हित किए गए और कितने घुसपैठिए निर्वासित किए गए। इसके अलावा आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि अन्य प्रदेशों के तर्ज पे, जो पश्चिम बंगाल का मैं बता चुका हूं, पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, किसी भी पात्र मतदाता का नाम नहीं कटे, अपात्र का नाम नहीं जुड़े, और हर राजनीतिक दल के जो BLA 1 है और BLA 2 हैं, उनको अविलंब दोनों जो सूचियां हैं, मतदाता सूची
2003 वाली और 2026 वाली वो उपलब्ध कराई जाए। पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक और पारदर्शी होनी चाहिए और मतदाता सूची शुद्ध एवं पारदर्शी के साथ साथ प्रत्येक भारतीय नागरिक जो हरियाणा में निवास कर रहे हैं उनके संविधान प्रदत्त मताधिकार का जो मताधिकार है उसका किसी प्रकार से हनन या उस पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो विफलता माननीय उच्चतम न्यायालय की इस विषय पर रही है भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन जिस प्रकार से निरंतर 12 वर्ष में जुमलेबाजी और झूठ की सरकार चल रही है, जिस प्रकार से आज बहुत जरूरी है बात करनी। अगर किसान की बात करें, वायदा था C2+50 का और किसान की आय दुगनी करने का, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लाने का, और दिया क्या वो 13 काले कानून, 13 महीने का आंदोलन, 750 किसानों की शहादत, रोजगार की बड़ी बात करी थी, जुमलेबाजी करी थी, कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे। आज 12 साल हो गए तो 24 करोड़ रोजगार हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। जो रोजगार मिलता था उसको भी समेट दिया। अग्निवीर के माध्यम से जो एक स्थायी सेवा थी, राष्ट्र की सेवा थी, उसको भी बर्बाद कर दिया। और जिस तरह से विगत के करीब 1.5 साल से जो ट्रंप का शासन इस भारत में चल रहा है, जिस तरह से राष्ट्र का आत्मसम्मान गिरवी कर दिया है और राष्ट्र की संपूर्णता, ये सभी ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर हम जब चर्चा करते हैं आप अपनी बात रखते हैं। ठीक है, हर भारतवासी को इस राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इस जिस प्रकार के राम मंदिर का जो चोरी का मामला वहां पर सामने आया, हालांकि SIT का गठन हो गया, उम्मीद करते हैं कि वो मामला भी सुलझे। ठीक है सुखबीर जी, SIR पर रहते हैं फिलहाल, SIR पर। रजत जी, ये जो BLA को लेकर सुखबीर जी ने भी बात की है, क्या महज फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है? क्योंकि ना तो मतदाता सूची उन्हें उपलब्ध करवाई गई है ताकि वो कंपैरिजन कर पाए। अगर मांग रहे हैं, आपके प्रवक्ता ओमकार जी जुड़े थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने मांगी थी तो कई हजार का खर्चा बता दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। तो ऐसे में ये सिर्फ दिखावा है कि भाई राजनीतिक एजेंट्स भी हैं और आप अपनी निगरानी स्वयं कर सकते हैं। देखिए, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बोला गया है और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष भी कह रही थी कि 2000 के से हम मिलान करेंगे जिनका नाम नहीं है 2002 वाली सूची से। और देखिए, मेन ड्यूटी तो BLA 2 की, क्योंकि भाजपा के तो शायद रजिस्टर्ड 15,000 के 808 के आसपास तो भाजपा के BLA 2 हैं और कांग्रेस के भी 12,500 के आसपास हैं, 13,000 के आसपास। INLD के वो सूची में, उसमें जरूर आप ठीक कह रहे हैं, वो जो अखबार में प्रकाशित हुआ था उसमें कम आंकड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो रजिस्टर्ड है सिर्फ वही है। हमारी ड्यूटी, कोई और कारण भी होते हैं, उन कारण को बाद में डिस्क्लोज करेंगे हम आपको। फील्ड के ऊपर निश्चित तौर के ऊपर जो हमारे कार्यकर्ता हैं इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। और सूची की तो आपको मिलान कैसे करेंगे आप? सूची तो जैसे अभी जौदान से आप कह रहे थे और आप जो ओमकार जी की बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव भी लड़ा है। इलेक्टोरल रोल तो उनके पास होना चाहिए, उन्होंने अम्बाला से चुनाव लड़ा था। और तो ये तो आपको बहुत जरूरी है। केवल आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि BLA 2 प्रत्येक घर में जाएंगे, फॉर्म लेकर जाएंगे और वो 3 अटेम्प्ट्स करेंगे। मतलब अगर 3 बार कोई आपका कांटेक्ट नहीं होता है किसी से, तो आप दरवाजे के नीचे से फ्लैट के अंदर या उनके घर में वो फॉर्म को पहुंचाने का काम करें। क्योंकि अगर वो 3 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं होगा तो आपका जो फाइनल ड्राफ्ट, जो ये सूची इन्होंने बोला है इलेक्शन कमीशन ने, वो मुझे सितंबर की डेट है 22 तारीख की 2026 को कह रहे हैं कि हम फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है वो पब्लिश करेंगे। 22 सितंबर 2026 को जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट आएगा उसको हम प्रकाशित करने का काम करेंगे। तो उससे पहले पुराने वाला रोल की जो है ये मांग कर रहे हैं। तो जो आज प्रेजेंट आपके पास है, जिसके हिसाब से आपका 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए हैं, मैं उस इलेक्टोरल रोल की बात करता हूँ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो तो जो पर्ची बनती है इलेक्शन की, जो तैयारी होती है, तो वो इलेक्टोरल रोल दायित्व होता है। तो इतने भारी भरकम पैसे की, क्योंकि ये हम तो ये तो सरकार का साथ ही दे रहे हैं ना,
टीचर्स की ड्यूटी है, बीएलओ तो जो सरकार लगा रही है या अपने जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगा रही है, तो उनका तो ये कम से कम काम आसान करने का काम कर रहे हैं एक तरीके से। जैसे घर घर पर्ची देते हैं इलेक्शनों में, वैसे एनुमरेशन फॉर्म जो है वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और वो उसको भरवा कर भी सबमिट कराने का काम भी है। आप खुद भी ये कर सकते हैं, और अगर भरोसा आपको नहीं है कि कोई आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसके हाथ में दें, बीच में आपका फॉर्म कहीं गायब होता है, नहीं होता, तो सरकारी अफसर तक पहुंचाने का सतर्कता आपको बरतनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपका फॉर्म नहीं होगा 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी, तो वो आप उस सूची से, आप चाहे घर में बैठे हैं, वैलिड वोटर है, आपका वोट पुराने आपने 24 में वोट किया है, मगर अगर वो फॉर्म BLA 2 ने नहीं पहुंचाया तो आपका वोट कट जाएगा तब भी उस प्रक्रिया में भी। जैसे किसी के घर पे रह गया या गुम हो गया, 3 बार के बाद वोट या कट किसी जाएगा। बच्चे ने, हाँ, वोट आपका वोट कट जाएगा, वो तो साफ सी बात है। तो सतर्कता इसमें बहुत जरूरी है। और जितनी मैं कहूंगा कि इलेक्शन पार्टीज, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके अलावा जितना सरकारी जो तंत्र है, जो आपके ऑफिशियल्स हैं, जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहेगी, खासकर BLO के ऊपर, वो सुनिश्चित करे सारी की सारी। मतलब मैं इसमें अपनी पार्टी को भी लेके आता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप आंख बंद करके भी कांग्रेस के ऊपर ही कर लीजिए या BJP के ऊपर कर दिए या INLD पे कर लीजिए। ये सुनिश्चित करना ये सरकार के इलेक्शन कमीशन का काम भी है कि वो जो फॉर्म है वो सही तरीके से सबमिट हो रहे हैं या बीच में से गायब हो रहे हैं। तो आप और केवल पॉलिटिकल पार्टी का काम केवल ये है कि सतर्कता ये रखिए कि इसके अंदर एक तो फॉर्म 7 का मिसयूज ना हो, बिल्कुल भी कहीं पे जो ऑब्जेक्शंस, मेन खेल वहीं खेला जाएगा। और ये खेला जाएगा आपकी 2 लोकसभा सीट्स के अंदर, 3 लोकसभा सीट्स कह सकते हैं। पहली फरीदाबाद, गुड़गांव, और तीसरी आपकी जो लोकसभा है वो अंबाला के अंदर आपका जो है वो इसमें खेला हो सकता है, जो आशंका जताई है। जी ठीक है राजवीर जी, ये देखिए कुछ लूप होल्स हैं, कहीं पर दिक्कतें भी आ रही हैं जो जिक्र कर रहे हैं। ओमकार जी ने भी जिक्र किया था, आज रजत जी बोल रहे हैं, सुखबीर जी ने जो आपत्ति रखी है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट तो गई थी कांग्रेस पार्टी बंगाल बिहार चुनाव में, जब उन्हें आपत्ति थी, सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति उन्होंने रखी थी। आपको नहीं लगता कि कहीं पर अगर दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बड़ी प्रक्रिया है, मंशा तो काफी अच्छी है, ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, इन पर भी काम होना चाहिए कि कहीं पर कोई अगर दिक्कत आ रही है तो उसे दूर कर लिया जाए? मुस्कान जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने आंकड़ा दिया, 31 लाख फॉर्म जा चुके हैं वोटर्स तक। ये आंकड़ा करीब ये लगा लो कि जितना परसेंटेज बनता है, देख लो आप एक बार इसको। 2 करोड़ 6 लाख वोटर से 31 लाख तक पहुंच गया। 15 लाख इससे ज्यादा हो गया। 3 दिन के आंकड़े हैं सर, 5 दिन बीत चुके हैं, इससे ज्यादा हो गया होगा। तो अब तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि भाई कहीं कोई दिक्कत आई हो। ये दिक्कतें इन लोगों को ये है कि इन्हें घर बैठ के सत्ता चाहिए। इन्हें जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है उसमें भाग नहीं लेना। इन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त जो वोटर है वो याद आता है, बाकी ये जुमले फेंकते रहते हैं साढ़े 4.5 साल। तो ये लोग मेहनत नहीं कराना चाहते। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने बूथ अध्यक्ष या एजेंट नियुक्त किए वो सारे फील्ड में है, सारे टच में है। एक जो वोटर है उसको वेरीफाइड किया जाएगा। जो इलीगल होगा, जो मर चुका होगा, जो कहीं शिफ्ट हो चुका होगा, उसको काटा जाएगा। जो वोटर जायज है, जो वैध है, उसको जोड़ा जाएगा। ये प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी है और इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो 12 साल से अपने लिए मौका ढूंढ रहा है, उनको जनता किसी भी कीमत पर मौका नहीं देने वाली। क्योंकि जो इनके नेता हैं अभय सिंह चौटाला, वो कभी कोई बयान दे देते, कभी कोई, वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं। और कांग्रेस का तो कहना ही क्या। कांग्रेस के जो नेता हैं ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने पूरी यात्रा की थी। उस यात्रा पर क्या क्या टिप्पणियां हुई है सुखबीर जी खुद बता देंगे। उस यात्रा पर क्या क्या कहा गया। SIR पर रही है, SIR पर नहीं, वो मैं इनकी नीतियां वो बता रहा हूँ ना मैं आपको। मैं इंटेंशनली, ये लोग क्या है इनका, ये लोग सत्ता के लिए सिर्फ ये चाहते हैं चुनाव हो, तुम्हें सत्ता सौंप दी जाए। जनता ऐसा कुछ नहीं करने वाली, जनता को पता है। और जनता भी खुद चाहती है, वोटर भी खुद चाहता है शुद्धिकरण हो। क्योंकि बहुत सी समस्याएं आती थी, मेरा वो वोटर लिस्ट में मेरे नाम स्पेलिंग गलत है, मेरा नाम नहीं है। अब सारा शुद्ध होने लग रहा है जी। तो गंगा जल में जो आहुति डालने का जो काम है वो इन्हें करना चाहिए। इस चीज को इन्हें बचने की जरूरत है। इन्हें अपनी वर्कफोर्स झोंक देनी चाहिए। इन्हें अपने जो नेता उन्हें उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए।
किसने मना किया है? ये तो ओपन है, सारा इलेक्शन कमीशन है जो, उसने सारा जो अपना गेम सारा सामने रख दिया। भाई हम इस प्रकार से हम ये लोग ये करने वाले, लेकिन इन लोगों को वही रुदाली रहती है कि हमेशा मैंने आसानी से कुछ मिल जाए। आसानी से कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। अपने कार्यकर्ताओं को ड्यूटी लगाइए। अपने आपत्तियों से मना किसने किया है? आपत्तियां भी तो दर्ज की जाएंगी ना। तो लेकिन आप एक बार वेरिफिकेशन में भाग तो लीजिए। अब यहाँ बैठ के हम ज्ञान देते रहे, उसका क्या मतलब उस चीज का? भाई आप अपनी पार्टी को समझाएं, अपनी पार्टी में बात रखें। भाई ये काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र के हित में, ये वोटर के हित में, ये हरियाणा के हित में। तो हरियाणा के हित के लिए हमें SIR में भाग लेना पड़ेगा। और जो जनता बिल्कुल तैयार है। और जो BLO है वो 1 महीने में 3 बार जाएंगे, ठीक है ना? तो आप BLO से संपर्क में रहिए। किसी ने मना किया? 3 बार के बाद नाम कट जाएगा या फिर कोई और वैकल्पिक व्यवस्था है? वैकल्पिक व्यवस्था से आपत्तियां दर्ज करवाइए ना, क्योंकि उसके लिए भी तो समय मिलेगा ना। ठीक है, आपत्तियां दर्ज करवाइए, उसमें जुड़ जाएगा ना। उसके लिए भी विंडो खुली हुई है। सुखबीर जी, हाँ बिल्कुल। सुखबीर जी, आहुति देना चाहिए, अच्छी प्रक्रिया है, लोकतंत्र को मजबूत कर रही है। देखिए मुस्कान जी, जो मेरा सवाल पहले वक्तव्य में भी था जी, कि जो मतदाता किसी वजह से रोजगार के विषय में, किसी भी विषय में अपने स्थान पर नहीं है, उसको सूचना देने का चुनाव आयोग की तरफ से क्या प्रबंध है। इसके अलावा जिस प्रकार से निरंतर आपके माध्यम से और दूसरे चैनल्स के माध्यम से राजनीतिक दलों की जो भी शिकायतें या सुझाव हैं, उनको केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य के जो चुनाव आयुक्त हैं उनके द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से निरंतर दोनों मतदाता सूचियों की मांग की जा रही है, उस पर खैर भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और जिस प्रकार से उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, तो BLA 1 या 2 बिना सूची करें तो भारतीय जनता पार्टी की क्या जिम्मेवारी है इसमें? इलेक्शन कमीशन का काम है। नहीं, मैंने एक्सक्लूड कर दिया आपको भाई, आपको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। आप सुना करो पहले, उत्तेजित मत होइए। इसके अलावा हम पुनः निवेदन करेंगे मुस्कान जी कि चुनाव आयोग अपनी भूमिका का निष्पक्ष निर्वहन करे और जिस प्रकार से अतीत के जो कड़वे निकृष्टतम जो उदाहरण रहे और जो अनुभव रहे, उनकी पुनरावृत्ति हरियाणा के गहन पुनरीक्षण में बिल्कुल भी ना हो। और हम जैसा पहले बताया, हमारा टॉप टू बॉटम हरियाणा प्रदेश का नेतृत्व बहुत मुस्तैदी से इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा है और निरंतर रजत जी, लास्ट कमेंट आपका, किस तरह से इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सकता है? रजत जी, एक लाइन में जल्दी से बोलिए सर, समय कम है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी आवश्यकता थी जिस हिसाब से ये भाषण दिया है भाजपा के प्रवक्ता ने SIR को लेकर। और कोई भी अभय सिंह जी बहुत जिम्मेवाराना तरीके से सरकार को घेरते हैं और पहले भी घेरते रहे हैं। कोई भी ऐसा बयान उनका नहीं रहा जिसको ये बोल सकते हैं कि बार बार बयान बदलते रहते हैं। हाँ, मुझे हो सकता है कि अपनी विपक्षी पार्टी को लेकर और कोई जिस पार्टी का आज वजूद नहीं है उसको लेकर ये बातें कर दे। मुझे लगता है सबसे सीरियस पॉलिटिशियन अगर कोई हरियाणा के अंदर है तो अभय सिंह चौटाला है, जो धरातल से जुड़े हुए जनता के मुद्दे बाखूबी जो है सड़क से सदन तक SIR को लेकर भी उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वाजिब है। ठीक है रजत जी, समय कम है सर, इसलिए रोकना पड़ रहा है आपको। आप सभी का बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। SIR पर हरियाणा में अब सियासत तेज हो चली है और लगातार इसको लेकर सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।